पूरी दुनिया में चलने वाले लगभग सभी एयरक्राफ्ट्स को बोइंग और एयरबस ये दो कंपनीज ही बनाती हैं और इनके अलावा दुनिया में कोई ऐसा बड़ा प्लेयर नहीं है जो कि पैसेंजर प्लेन मैन्युफैक्चर करता हो। तो दोस्तों आखिर असल वजह क्या है, क्यों बोइंग और एयरबस के अलावा कोई दूसरी कंपनी एयरक्राफ्ट नहीं बना पाती? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या फ्यूचर में हमारा भारत या कहें कि कोई इंडियन कंपनी कभी एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में अपने कदम बढ़ा पाएगी? इन्हीं सभी सवालों के जवाब हम आज की इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। दोस्तों 80 के दशक से ही इंडिया छोटे एयरक्राफ्ट्स बनाता रहा है और यहाँ बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं जो कि हेलीकॉप्टर और मिलिट्री एयरक्राफ्ट की तरह ही और भी कई प्लेन्स बनाती हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि लगभग 4 दशकों से छोटे एयरक्राफ्ट बनाने वाली ये इंडियन कंपनीज आज तक कोई पैसेंजर प्लेन क्यों नहीं बना पाई? असल में इसकी मेन वजह है एविएशन मार्केट, जिसे बोइंग और एयरबस ये दो कंपनीज आज किसी इंटरनेशनल कार्टेल की तरह चलाती हैं और इसी के चलते दूसरे किसी भी एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर को इस इंडस्ट्री में बिल्कुल भी जगह नहीं मिलती है। एयरबस और बोइंग ने इस इंडस्ट्री के 99% हिस्से पर अपना कब्जा किया हुआ है और ये दोनों कंपनियां इस बात का भी खास ख्याल रखती हैं कि इस इंडस्ट्री में कोई और एंट्री न कर पाए, ताकि सिर्फ ये दोनों ही इस इंडस्ट्री के किंग बने रहें। लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि आखिर इन कंपनियों ने इस मार्केट के इतने बड़े हिस्से पर अपना कब्जा कैसे किया और क्यों दुनिया की कोई भी कंपनी इनसे इनका ये मार्केट शेयर नहीं छीन पाती हैं? इन सवालों का जवाब जानने के लिए हमें समय में थोड़ा पीछे जाकर इतिहास में झांकना होगा। हिस्ट्री ऑफ बोइंग एंड एयरबस। असल में ये बात 1916 की है, जब अमेरिका में रहने वाले लकड़ी के एक व्यापारी विलियम ई बोइंग ने एक एरो प्रोडक्ट कंपनी की स्थापना की, जिसका नाम उन्होंने बोइंग रखा। इसके तुरंत बाद उन्होंने एक अमेरिकी नेवी ऑफिसर कॉनरॉड के साथ मिलकर एक 2 सीट सी प्लेन को बनाया जो कि समुद्र की सतह से टेक ऑफ और लैंड करता था। और फिर 1917 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान उन्होंने नेवी ऑफिसर्स के लिए फ्लाइंग बोट बनाना शुरू किया, जो कि स्पेशली वॉर के लिए ही डिजाइन किया गया था। और कुछ इसी तरह वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान भी उन्होंने युद्ध के लिए कई मॉडर्न एयरक्राफ्ट और जेट विमान बनाए, जिसके लिए अमेरिकन गवर्नमेंट ने उस टाइम उनकी कंपनी में $100 बिलियन की फंडिंग भी की थी। और दोस्तों इस तरह से ये वॉर खत्म होते होते सरकार और बोइंग के बीच की बॉन्डिंग काफी गहरी हो गई थी और इस कंपनी को गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट मिलने लगा, जिसकी वजह से उसने अमेरिकी राजनीति में भी अपना दखल देना शुरू कर दिया। उसी दौरान यूरोप के भी कई सारे देश अपनी एविएशन इंडस्ट्री को डेवलप कर रहे थे और वॉर के लिए एयरक्राफ्ट बना रहे थे। लेकिन यूरोपियन कंपनी में बनने वाले एयरक्राफ्ट बोइंग जैसे बड़े नहीं होते थे और जैसा कि बोइंग को अमेरिकन गवर्नमेंट की तरफ से पूरा सपोर्ट था, तो फिर उसको कॉम्पिटिट कर पाना उस वक्त किसी भी कंपनी के लिए संभव नहीं था। इसीलिए यूरोपियन कंपनियों ने अपनी अपनी सरकारों से सहयोग मांगना शुरू कर दिया, ताकि वो अमेरिकन मैन्युफैक्चरर के साथ मैच करके उनके खिलाफ अपना एयरक्राफ्ट पेश कर सके। मौके की नजाकत को देखते हुए यूके, फ्रांस और जर्मनी की गवर्नमेंट ने एक साथ मिलकर काम करने का फैसला किया और अपनी छोटी छोटी एविएशन कंपनीज को मिलाकर एक बड़ी और पावरफुल कंपनी की स्थापना की, जिसका नाम उन्होंने एयरबस रखा। और यही वजह है कि बोइंग की तरह ही एयरबस के भी शुरुआत से ही गवर्नमेंट के साथ बहुत अच्छे रिलेशनशिप रहे हैं। इस तरह गवर्नमेंट का सपोर्ट, फंडिंग और दूसरी कई तरह की हेल्प मिलना ही वो मेन वजह है जिनका फायदा उठाकर ये दोनों कंपनी आज इतनी बड़ी बन पाई है। हालांकि चलिए अब हम जानते हैं कि कैसे बोइंग और एयरबस पूरी दुनिया में अपनी दादागिरी चलाती हैं और किसी भी प्लेयर को इस फील्ड में आने ही नहीं देती। अब दोस्तों चूंकि बोइंग और एयरबस दोनों के पास ही पूरा पॉलिटिकल सपोर्ट मौजूद है, इसीलिए ये दोनों ही कंपनियां यूएस गवर्नमेंट और यूरोपियन यूनियन के दम पर किसी भी एविएशन कंपनी को इस फील्ड में अपने पांव जमाने ही नहीं देती। और देखा जाए तो बोइंग आज यूएस के अंदर सेकंड बिगेस्ट लॉबिंग एजेंट है, जिसका मतलब ये है कि ये पैसे देकर अपने हिसाब से रूल्स, रेगुलेशंस और पार्लियामेंट्री डिसीजंस को भी चेंज करने की पावर रखता है और इस पावर के लिए हर साल ये करीब $250 मिलियन की फंडिंग करता है। सरकार के सपोर्ट के अलावा इन दोनों ही कंपनियों के पास एविएशन गाइडलाइन और प्लेन की क्वालिटी को चेक करने वाले ऑर्गेनाइजेशन FAA यानी कि फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन और EASA यानी कि यूरोपियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी का भी इनडायरेक्टली सपोर्ट है और ये जब चाहे अपने फायदे के अनुसार गाइडलाइंस और लॉ में फेरबदल कर सकते हैं। अब अगर हम कुछ बड़ी कंट्रीज जैसे इंडिया, रूस और चीन को छोड़ दें, तो इसके अलावा जितनी भी कंट्री पूरी दुनिया में मौजूद हैं, वो सब EASA या फिर FAA के सेफ्टी स्टैंडर्ड को फॉलो करती हैं। इसीलिए बोइंग और एयरबस का इस पूरी इंडस्ट्री पर कब्जा करना और भी आसान हो जाता है।
ऐसे में अगर कोई नई कंपनी प्लेन बना भी लेती है तो फिर बोइंग जैसी कंपनी इन अथॉरिटीज के जरिए उस प्लेन को क्वालिटी और सेफ्टी टेस्ट में रिजेक्ट करवा देती हैं, क्योंकि अगर इन अथॉरिटीज की तरफ से किसी प्लेन को सर्टिफिकेट नहीं मिलता है तो फिर बाकी के देश भी उसे खरीदने से पीछे हट जाते हैं, जिसकी वजह से कंपनी को भारी भरकम नुकसान से गुजरना पड़ता है। और कुछ ऐसा ही एक कैनेडियन कंपनी बॉम्बार्डियर के साथ में भी हुआ था, जिसने बहुत पहले ही यह समझ लिया था कि आने वाले वक्त में छोटे प्लेन्स की डिमांड काफी बढ़ने वाली है और इसी वजह से उसने छोटे प्लेन्स की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दी थी। अब बोइंग और एयरबस उस समय सिर्फ बड़े साइज के प्लेन्स ही बनाते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि छोटे प्लेन्स में वो प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे। लेकिन जब उन्होंने मार्केट में बॉम्बार्डियर के छोटे प्लेन्स की डिमांड देखी तो उन्हें अपने मार्केट की हिस्सेदारी पर खतरा नजर आने लगा, क्योंकि बॉम्बार्डियर के प्लेन्स की कीमत और मेंटेनेंस खर्च काफी कम थी। इसीलिए जिन देशों को छोटे और अफोर्डेबल शॉर्ट रूट प्लेन्स की जरूरत थी, वहां से बॉम्बार्डियर कंपनी को काफी सारे प्री ऑर्डर आने शुरू हो गए। और ये सब देखकर बोइंग ने बॉम्बार्डियर के खिलाफ यूएस गवर्नमेंट में ये कंप्लेन कर दी कि ये कंपनी मार्केट में पैर जमाने के लिए बहुत ही सस्ते दामों में प्लेन बेच रहा है, इसीलिए इस पर कम से कम 80% का इम्पोर्ट टैक्स लगना ही चाहिए। और फिर बोइंग के प्रेशर में आकर यूएस गवर्नमेंट ने बॉम्बार्डियर पर 80% की जगह पर 300% का टैक्स लगा दिया, जिसके बाद से अचानक इसके दाम बढ़ गए और दाम बढ़ने की वजह से जो प्री ऑर्डर कंपनी को मिले थे वो सभी कैंसिल होने लगे। इस तरह इस इंडस्ट्री की एक उभरती हुई कंपनी अपनी उड़ान भरने से पहले ही बंद होने के कगार पर आ गई थी। और इसी चीज का फायदा उठाकर एयरबस ने इस कंपनी के 50.1% शेयर को खुद एक्वायर कर लिया। इसके अलावा कोमेन नाम की एक चाइनीज एयरक्राफ्ट कंपनी ने भी बोइंग और एयरबस को टक्कर देने के लिए अपना एक प्लेन बनाया था, लेकिन उसे EASA या फिर FAA की तरफ से अप्रूवल नहीं दिया गया, जिसकी वजह से उस कंपनी के 20 प्लेन सिर्फ चाइनीज गवर्नमेंट ने ही खरीदे। और इस तरह से जब अथॉरिटीज ही बोइंग और एयरबस के कंट्रोल में है तो भला इनसे और कोई मुकाबला कैसे कर पाएगा। Why India can't make airplanes? खैर चलिए दोस्तों, अब आखिर में हम बात करते हैं कि भारत प्लेन क्यों नहीं बना सकता। असल में प्लेन मैन्युफैक्चर करना एक बहुत ही बड़ा और एक्सपेंसिव काम है, और देखा जाए तो एक छोटे प्लेन को बनाने में भी अप्रॉक्स 10 से 15 बिलियन डॉलर्स का खर्चा आता है, जिससे कि ये काम बिना किसी सरकारी मदद के कर पाना किसी भी कंपनी के लिए बहुत मुश्किल है। और अगर हम इंडिया की बात करें तो हमारे देश की इकोनॉमी भी अभी इतनी स्ट्रांग नहीं हुई है कि हम किसी ऐसी कंपनी में इतना ज्यादा पैसा लगा दें जिसके अप्रूवल मिलने के चांसेस भी लगभग ना के बराबर हों। लेकिन अगर इंडिया को पैसेंजर एरोप्लेन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की तरफ अपना कदम बढ़ाना है तो फिर इसके लिए शुरुआत छोटे प्लेन से ही करनी चाहिए, क्योंकि आने वाले सालों में डोमेस्टिक एरोप्लेन की डिमांड काफी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि ऐसा करके भी इस इंडस्ट्री में पैर जमाना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि जिस दिन इंडिया अपना खुद का पैसेंजर प्लेन बनाना शुरू कर देगा तभी से वो इन दोनों कंपनियों यानी कि बोइंग और एयरबस के निशाने पर आ जाएगा। इसके अलावा आज की डेट में कोई भी एरोप्लेन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी तब तक सक्सेसफुल नहीं हो सकती जब तक उनके प्लेन्स को ग्लोबली एक्सेप्ट न किया जाए। लेकिन जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि EASA या फिर FAA का सर्टिफिकेट पाना आज एक नामुमकिन सी बात बन गई है। तो दोस्तों आई थिंक ऐसे में यह समझना आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा कि इंडिया या फिर उसकी तरह दूसरा कोई भी देश एरोप्लेन क्यों नहीं बना सकता। बाकी आज की हमारे इस वीडियो में बस इतना ही था। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।